नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी करेंगे, जहां आपको आपके अपने राज्य के बारे में हर एक अपडेट में पहुंचाऊंगी। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए आज बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी हो गई। कौन है इसमें बड़े नाम, मैं आगे आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस की तरफ से जाति वाला दांव चला गया। पूरी खबर आगे डिटेल में। वहीं तीसरी खबर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से जुड़ी हुई, जहां संजय सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं चौथी खबर बिहार से जुड़ी हुई, जहां आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह अपने स्टेटमेंट की वजह से फिर से विवादों में है। आगे आपको बताएंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर बिहार में सियासत इस वक्त तेज है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के 3 घंटे बाद भाजपा ने राजस्थान समेत 3 स्टेट्स के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी किए। इसमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के कुल 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से, तुलसीराम सिलावट को सावेर से, विश्वास सारंग को नरेला से और गोपाल भार्गव को रेहली से उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की ये चौथी लिस्ट थी, जिसमें 57 नेताओं के नाम शामिल हैं। अब इन 57 नेताओं में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही इस सूची में एमपी और सराकर के 22 मंत्री शामिल हैं। अब वही राजस्थान के लिए बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी की गई है। राजस्थान से पार्टी के 6 सांसदों को टिकट दिया है। इनमें किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, बालकनाथ को तिजारा से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से और दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, साथ ही देवजी पटेल को सांचौर से टिकट दे दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने दूसरी लिस्ट में कुल 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर और सोनहत सीट से उतारा है। गोमती साई को पत्थल गांव से, वहीं बिलासपुर से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को लोडनी सीट से, पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से और नारायण चंदेल को जांजगीर चांबा से टिकट दे दिया गया है। तो ये 3 राज्य हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश के समीकरण को आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनाव में टिकट देकर बीजेपी ने एक नया दांव चलने की कोशिश की है। बीजेपी के इस फैसले के बाद शिवराज सिंह को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं और अब तक शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कई और सीटों के लिए नामों का ऐलान होना बाकी है। वहीं राजनीतिक पंडितों के माने तो शिवराज सिंह चौहान के लिए महिला वोटर सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए पहले आप समझिए। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले तकरीबन 1 महीने तक मध्य प्रदेश के रण में नारे, वादे और दावों की गूंज रहेगी। हर पार्टी और नेता अपने अपने कोर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए फील्ड पर जुटेंगे। इस बार का चुनाव इसलिए और भी रोचक हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2024 चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही साख का सवाल है। साथ ही इन राज्यों के नतीजों से ही लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा का संचार होगा। पार्टियां और नेता अपने अपने हिसाब से वोटरों पर दांव लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को महिला वोटर्स से बहुत आस है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शिवराज का ड्रीम प्रोग्राम लाडली बहन योजना। सीएम शिवराज इस योजना के तहत 21 साल से अधिक महिलाओं के खाते में 1750 रुपए जमा करती है। शुरुआत में ये राशि 1000 रुपए की थी, जिसे पहले 1250 किया गया और अब 1750। आज मैं बुरहानपुर आके भावुक हो गया। बहनों ने गीत भी बनाए और हाथ में आरती की थाली भी सजाई और दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं कि तुमने आरती उतार के, दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है। वचन, मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं
मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज हूं। मध्य प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या तकरीबन 5.5 करोड़ है। एक जानकारी के मुताबिक इस योजना से तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इससे समझा जा सकता है कि एक योजना की मदद से कैसे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मामा वाली छवि बनवाई। बीजेपी ने फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिवराज सिंह को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जिस तरह से 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने महिला वोटरों में अपनी पकड़ बनाई है, इसे नकारना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वही 2024 चुनाव से ठीक पहले एक बार जाति की राजनीति की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी जाति के आधार पर जनगणना करवाई जाएगी और इसका ऐलान आज खुद राहुल गांधी ने किया है। कैसे इंडिया गठबंधन जाति कार्ड के जरिए 2024 में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटी है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 2024 को लेकर के इंडिया गठबंधन ने सियासी पिच तैयार कर ली है। पहले बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और अब कांग्रेस ने अपनी शासन वाले राज्यों में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया और इसका ऐलान सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद खुद राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन अब जाति वाले दांव पर ही आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू बिहार सरकार में हिस्सेदार है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। हाल ही में बीजेपी को चुनौती देने के लिए 25 से अधिक राजनीतिक दल एक मंच पर जुटे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के लिए जाति कार्ड आखिरी रास्ता है। जाति वाले दाव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि बीजेपी के विकास मॉडल और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार के आंकड़े जारी होने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की जाति को सबसे बड़ा बताकर नई लकीर खींच दी। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। इंडिया गठबंधन को इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन अपनी तरफ से गठबंधन इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस रिलीज जारी कर मायावती ने कहा कि कुछ पार्टियां अपने आप को दलितों की हितैषी की तरह दिखाना चाहती है, जबकि उनका लक्ष्य केवल और केवल चुनावी मतलब साधना होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख बिहार का करते हैं। आरजेडी के नेता और कभी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे सुधाकर सिंह एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। इस बार सुधाकर सिंह ने अधिकारियों को लेकर के विवादित स्टेटमेंट दिया। क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते अधिकारियों को?
फटा हुआ झूठा भाव माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा। और चूंकि नीतीश कुमार कभी भी अपने विधायकों के बारे में, अपने नेताओं के बारे में कुछ कहते नहीं हैं, तो लोगों की उम्मीद इस बार भी वही है कि नीतीश कुमार खामोश ही रहेंगे। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उन्नाव के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्नाव में राजा रामबख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही 804 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आज इस जनपद को 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, ये सड़क की भी है, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगी तो उन्नाव विकास के नए पथ की ओर अग्रसर होगा। आज उन्नाव जनपद विकास के नए मानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका उदाहरण है। पहली बार बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना भी उन्नाव जनपद में बनी है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वही राजनीति में बात चंडीगढ़ की भी करेंगे। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं इस विवाद के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने। तस्वीरें पंजाब के चंडीगढ़ की है। पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता राजभवन कूच कर रहे थे। सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है, जिसकी वजह से सड़कों पर पंजाब कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोला गया। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन को लेकर के रास्ते में बैरिकेडिंग की गई। जब कांग्रेसी बैरिकेड पर चढ़े तो पुलिस ने पानी की बौछार की, जिसके बाद कांग्रेसियों को वहां से खदेड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई कांग्रेसी नेता को हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दोहरा मापदंड अपना रही है। साथ ही पंजाब की जनता को गुमराह करने के लिए पानी न देने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रख पाती। SYL नहर की परिकल्पना रावी और व्यास नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए किया गया। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई गई। हरियाणा ने अपने क्षेत्र में इस परियोजना को पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया, जिसे बाद में रोका गया। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान जारी है। हाल ही में ड्रग्स कारोबार मामले में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर बवाल हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वहीं पंजाब में दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है, जिसका फायदा 3 जिलों की जनता को मिलेगा। शिवराज ने चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज ने पन्ना, कटनी और बैतूल जिले के लिए यह आदेश जारी किया। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के लिए तीनों जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। सभी मेडिकल कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और इनकी क्षमता 100 सीटों की होगी।
तो चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश की जनता को। 3 जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान आज शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तमाम सुविधाएं इन कॉलेजेस में होंगी, जिसमें 100 सीटें होंगी। और आगे बढ़ते हैं, बात उस योजना की जिसका जिक्र हर तरफ हो रहा है। विश्वकर्मा योजना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 15 अगस्त को किया, जिसके बाद 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की लॉन्चिंग की। और अब पीएम मोदी और केंद्र सरकार का पूरा फोकस है कि कैसे इस योजना को धरातल पर उतारा जाए, पारदर्शी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठकें की है और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। वो बीजेपी नेताओं को इस योजना के बारे में बता रहे हैं ताकि देश के हर जिले में, हर गांव में विश्वकर्मा योजना के फायदों के बारे में आम जनता को बताया जा सके। तो वही आपको बताते हैं कि ये योजना दरअसल है क्या और कैसे काम करेगी, कैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, आपको समझा दें। 5% रियायती दर पर लोन मिलेगा। टूल किट के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। विश्वकर्माओं का फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। 1 फरवरी को बजट में ऐलान, कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा और पहले 1 लाख रुपए तक का लोन, वही दूसरी किश्त में 2 लाख का लोन आराम से दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की बड़ी बातें क्या कुछ है वो भी आप समझिए। इससे सबसे बड़ी बात, आर्थिक सहयोग मिलेगा, एडवांस स्किल ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साथ ही पेपरलेस पेमेंट्स भी आराम से हो पाएंगे। ग्लोबल मार्केट तक कारीगरों की पहुंच अच्छी हो जाएगी। बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार कारीगरों को भी इस योजना से काफी फायदा मिलेगा। तो मोदी का ये विश्वकर्मा प्लान है जिसके बारे में ये जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि ओबीसी फैक्टर इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है। आगे बढ़ते कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी ने किया रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ। रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल बनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। सेवा योजना कार्यालय में स्वरोजगार केंद्रों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने सभी जनपदों में सेवा योजना कार्यालयों में रोजगार केंद्र विकसित करने की घोषणा की।